हेलो नमस्कार आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। इसी साल 2026 के फरवरी महीने के 28 तारीख को अमेरिका और इजराइल के ज़रिए ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू हुई, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई, कई फ़ौजी कमांडर्स और मीनाब स्कूल की 168 बच्चियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। ईरान ने जवाब में दुनिया के सबसे अहम समंदरी रास्ते हॉर्मुज़ जलडमरूमद यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसे उर्दू में आबनाए हॉर्मुज़ कहा जाता है, उस पर ताला लगा दिया। तेल के दाम $125 फ़ी बैरल तक पहुंच गए। 2000 जहाज़ और 20,000 से ज़्यादा नाविक फ़ारस की खाड़ी में फंस गए। ये सब उन मुल्कों से थे जो या तो सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट तरीके से ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल थे। इसके नतीजे में दुनिया की 3 बड़ी फ़ौजी ताकतें अमेरिका, इजराइल और ईरान एक ऐसी जंग में उलझ गए जिसने मिडिल ईस्ट का भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड के इस ख़ास एपिसोड में हम इस पूरी जंग को खोल कर रखेंगे। अमेरिकी दबाव, ईरान की रणनीति और खाड़ी के अरब मुल्कों की वो दुविधा, वो मुश्किल जो उनके इतिहास का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक इम्तहान है। आज का हमारा ख़ास एपिसोड एक ऐसे विश्लेषण एनालिसिस की बुनियाद पर है जो ईरान के प्रेस टीवी की स्ट्रेटेजिक एनालिसिस डेस्क ने हाल ही में छापा है। हमने इस एनालिसिस के साथ साथ अमेरिका में मौजूद अटलांटिक काउंसिल ISW, कोलंबिया यूनिवर्सिटी एनर्जी पॉलिसी, अरब सेंटर, वाशिंगटन DC जैसे थिंक टैंक के नज़रिए को भी शामिल किया है। तो आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या फ़ारस की खाड़ी में सच में एक नया ताकत का संतुलन यानी पावर बैलेंस उभर रहा है, और अरब मुल्कों के पास अब क्या रास्ते और ऑप्शन बचे हैं। पहले इस पूरे घटनाक्रम वाक़यात का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के फ़ौजी ठिकाने, परमाणु कारखाने और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई को निशाना बनाया गया, जिसमें वो शहीद हो गए। ये न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक भारी झटका था। इस पर ईरान की जवाबी कार्रवाई बेहद और गैर मामूली रही। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने इजराइल के शहरों और खाड़ी के सभी 6 गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के मुल्कों में अमरीकी फ़ौजी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बहरीन, UAE, कतर, कुवैत सभी को ईरान की मार पड़ी, और इसके साथ ईरान ने वो कदम उठाया जिसका डर पूरी दुनिया को था। हॉर्मुज़ जलडमरूमद को बंद कर दिया गया, वो रास्ता जिससे दुनिया का 25% तेल और 20% LNG गैस गुजरता है। तेल के दाम $125 फ़ी बैरल तक जा पहुँचे। 2000 जहाज़ और 20,000 नाविक खाड़ी में फंस गए। कोलंबिया एनर्जी पॉलिसी के मुताबिक ये दुनिया के ईंधन बाज़ार के लिए सबसे बड़ा झटका था। 8 अप्रैल को पहली जंगबंदी हुई। फिर अमेरिका ने 13 अप्रैल से ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू की। 17 जून 2026 को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर दस्तखत हुए। ये पहली बार था कि दोनों प्रेसिडेंट्स ने एक दूसरे से मिले बिना डिजिटल तरीके से डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए। लेकिन ये MOU मुकम्मल अमन समझौता नहीं है। ये एक 60 दिन की जंगबंदी है, जबकि बड़े मामलात ईरान का परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज़ पर कंट्रोल और लेबनान अभी भी हवा में हैं। हालांकि अमेरिका ने लेबनान और इजराइल के बीच भी एक समझौते की शुरुआत की है, जिसमें हिजबुल्लाह को ख़त्म या कमज़ोर करने की कोशिश भी शामिल है। दुनिया को ये समझना ज़रूरी है कि हिजबुल्लाह को अलग करके लेबनान का कोई भी बड़ा फ़ैसला नहीं किया जा सकता, चूँकि हिजबुल्लाह सिर्फ शिया समुदाय तक नहीं बल्कि उनके साथ सुन्नी, ईसाई, द्रुज़ और कई और समुदाय भी मौजूद हैं।
वेस्टर्न मुल्क अक्सर वेस्ट एशिया के बारे में इसी तरह की गलतियां करते रहते हैं। लेबनान वो ज़मीन है जिस पर आज की पूरी बिसात बिछी हुई है। अब आते हैं ख़ास खबर पर। इस जंग के बाद फ़ारस की खाड़ी के अरब मुल्क किस तरह व्यवहार कर रहे हैं, क्या फ़ैसले करें और ईरान उसे कैसे देख रहा है, ये सब काफ़ी अहम है। प्रेस टीवी के एनालिसिस के मुताबिक खाड़ी के मुल्क नाकाम और बिना दूर अंदेशी वाली पॉलिसी अपना रहे हैं। आइए एक एक मुल्क की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ओमान की बात करते हैं। ओमान हमेशा से इस इलाके का खामोश मीडिएटर रहा है, ईरान और वेस्ट के बीच एक पुल। लेकिन हाल ही में ओमान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से शिपिंग के लिए एक तरफा ऐलान किया, जिसमें ईरान की तय की गई शर्तों और रास्तों को नज़रअंदाज किया गया। तेहरान का रिएक्शन फ़ौरन सख्त था। उस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को रोका गया या वापस भेजा गया। अमरीकी थिंक टैंक ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज़ पर अपनी पकड़ को परमाणु हथियार के बराबर रणनीतिक अहम बना दिया। सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहम्मद मुखबर ने कहा है, ईरान एक फैसले से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असरअंदाज हो सकता है। ईरान के नज़रिए से ओमान का ये कदम उसकी आज़ादी नहीं बल्कि अमरीकी स्ट्रेटजी में उसका उलझाव दिखाता है। आइए अब कतर की बात कर लेते हैं, जिस मीडिएटर के भरोसे पर सवाल उठ रहे हैं। कतर वो मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान अमरीका बातचीत में मीडिएटर का रोल निभाता रहा है। लेकिन हाल ही में कतर ने हॉर्मुज़ के मामले में एक दखलंदाजी वाला रुख अपनाया है। कोलंबिया एनर्जी पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमले में कतर के रास लफान LNG प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया। ये दुनिया की LNG सप्लाई के लिए एक बड़ा झटका था। LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। रिपोर्ट कहती है कि अगर रास लफान 2026 के बाकी वक्त तक बंद रहा तो दुनिया भर की LNG सप्लाई 2021 की सतह पर वापस आ जाएगी, यानी 5 साल की तरक्की का सफाया। ईरान के नज़रिए से कतर का ये रवैया उसके ईमानदार मीडिएटर के रोल को ख़तरे में डालता है। अब बात कर लेते हैं कुवैत और बहरीन की, जो ईरान के साथ सीधे टकराव में हैं। कुवैत ने 4 ईरानी फ़ौजियों को हिरासत में लिया और ना तो उन्हें रिहा किया और ना ही ईरान को कॉन्सुलर एक्सेस पहुंच दी। ईरान इसे जानबूझकर की गई बेइज्जती मानता है। बहरीन में शिया कम्युनिटी पर दमन और जुल्म का नया दौर शुरू हुआ है। इल्ज़ाम के मुताबिक ईरान सपोर्ट वाले लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनाई के शोक समारोहों पर पाबंदी लगाई गई। लंदन में मौजूद रूसी यानी रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के एनालिसिस के मुताबिक ये वाक़यात खाड़ी के मुल्कों के लिए भारी कीमत वाले साबित हुए हैं, जो उस स्थिरता को यानी स्टेबिलिटी को ख़तरे में डालती हैं जिसका उन्होंने निवेशकों इन्वेस्टर्स से वादा किया था। इस सब के दौरान अमेरिका और GCC मुल्कों का जॉइंट बयान सामने आया, जिसमें ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका के इल्ज़ामात को दोहराया गया। प्रेस टीवी इसे दिखावटी तालमेल कहता है, लेकिन एक न्यूट्रल एनालिसिस के तौर पर हम कह सकते हैं कि GCC मुल्क दोहरे दबाव में हैं। एक तरफ अमेरिका जो चाहता है कि वे ईरान के ख़िलाफ़ काम करें और दूसरी तरफ ईरान जो उनके ही घर के पड़ोस में है और अब भी हॉर्मुज़ का ताला चाबी अपने हाथ में रखे हुए है। अब आते हैं गहरे एनालिसिस पर। इन तमाम हालात को समझने के 4 बड़े पहलू हैं। पहला, ताकत का संतुलन यानी पावर बैलेंस। हकीकत क्या है? ईरान का दावा है कि ये जंग उसकी जीत के साथ ख़त्म हुई है, लेकिन हालात ज़्यादा जटिल हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई शहीद हुए। ये ईरान के लिए एक ऐतिहासिक तारीख़ी झटका था। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले हुए। अमेरिका में मौजूद इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक 2025 और 26 के हमलों ने मिलकर ईरान की परमाणु हथियार बनाने की सलाहियत और उसकी मुद्दत दोनों को
प्रभावित यानी मुतासिर किया है। हालांकि ईरान का कहना है कि वो अगर परमाणु हथियार के खिलाफ फतवा हटा लिया जाए तो 24 घंटे में भी परमाणु हथियार बना सकते हैं, लेकिन कुछ भी सबूत के साथ नहीं कहा जा सकता जब तक ऐसा ना हो जाए। दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मुज़ बंद करके दुनिया की एनर्जी से मुताल्लिक यानी ईंधन अर्थव्यवस्था, एनर्जी इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। तेल $125 तक पहुंचा, रास लफान जैसे स्ट्रेटेजिक ठिकाने निशाने पर आए और अमेरिका को बातचीत की मेज़ पर आना पड़ा। अमेरिका और इजराइल के मीडिया में इसे ईरान की साफ जीत कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी ज़ायोनी मीडिया कहने की कोशिश कर रहा है कि न पूरी तरह ईरान की जीत, न पूरी तरह अमेरिका की जीत। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें दोनों फरीकों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अब बात कर लेते हैं हॉर्मुज़ की, जो असली ताकत का मरकज़ बनकर उभरा है। ISW के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज़ को अब एक परमाणु हथियार के बराबर हथियार के तौर पर देखना शुरू किया है। ईरान की पुरानी जंगी सलाहियतें, मिसाइल, ड्रोन, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे अमेरिका प्रॉक्सी नेटवर्क कहता है, इस जंग में उतना असरदार नहीं रहीं। इसलिए ईरान का नया दाव है हॉर्मुज़ पर कंट्रोल का दावा। खाड़ी के मुल्कों यानी गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के मेंबर मुल्कों की मुश्किल ये है कि उनकी पूरी खुशहाली तेल, LNG और तिजारत इसी हॉर्मुज़ के रास्ते से होकर गुज़रती है। जो ताकत वे ईरान के ख़िलाफ़ लगाते हैं, उसी ताकत से ईरान उसकी नस दबा सकता है। अब लेबनान को समझना ज़रूरी है, जो इस पूरी तस्वीर का एक अहम और मरकज़ी हिस्सा है। 19 जून को ट्रंप ने इजराइल हिजबुल्लाह के बीच नई जंगबंदी का ऐलान किया, जिसमें कतर और ईरान ने रोल निभाया, लेकिन इसके अगले ही दिन इजराइल ने साउथ लेबनान में हमले जारी रखे और ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज़ बंद कर दिया। प्रेस टीवी के एनालिसिस के मुताबिक ईरान ये मानता है कि लेबनान के कब्ज़े वाले इलाकों से इजराइल की वापसी को परमाणु बातचीत से जोड़ा जाना चाहिए। जब तक ये नहीं होता, कोई परमानेंट हल मुमकिन नहीं है। आइए अब समझते हैं कि अरब मुल्कों की असली दुविधा, असली मुश्किल क्या है। खाड़ी के अरब मुल्कों की इस वक्त सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वे दहाइयों से अमेरिका के साथ हर फैसले में जुड़े रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को अरब मुल्कों के दुश्मन के तौर पर पेश किया है। अरब मुल्कों को डराया गया है कि ईरान परमाणु हथियार बना लेगा, इसलिए उन्हें इजराइल और अमेरिका के नज़दीक होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जंग के दौरान भी अरब मुल्कों पर इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने का दबाव डालते रहे हैं। अब अरब मुल्कों की कोशिश है कि वे अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी भी हासिल रहे और ईरान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल भी हों, क्योंकि अब वे ईरान के साथ ताल्लुकात के बिना खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं। लेकिन एक और अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के एनालिसिस के मुताबिक इस जंग ने वो दौर ख़त्म कर दिया। अब ये मुल्क ईरान के सीधे निशाने पर आ गए हैं। सभी 6 GCC मुल्कों में अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद थे और सभी पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। कुछ लोगों का समझना है कि अब अरब ये समझ चुके हैं कि अमेरिका उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकता, साथ ही ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात ही उनकी सिक्योरिटी की गारंटी हो सकते हैं। GCC के लिए सवाल ये है कि क्या वे अमेरिका के प्रॉक्सी बने रहेंगे या एक नए इलाके के आज़ाद सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। आइए अब समझ लेते हैं कि इस पूरे क्राइसिस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। अरब सेंटर वाशिंगटन DC के मुताबिक GCC मुल्क इस जंग में अपनी ख्वाहिश से नहीं बल्कि हालात की वजह से शामिल हो गए। उन्हें एक ऐसी जंग का खमियाजा भुगतना पड़ा जो उन्होंने नहीं चाही थी। हालांकि ईरानी इस नज़रिए को गलत मानते हैं, क्योंकि इन अरब मुल्कों ने जंग से पहले ईरान से वादा किया था कि वे उसके ख़िलाफ़ अपनी ज़मीन, आसमान और समंदर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन जब वक्त आया तब उन्होंने अमेरिका और इजराइल का पूरा साथ दिया। ISW के मुताबिक ईरान हॉर्मुज़ को एक लंबी मुद्दत के लिए हथियार के तौर पर कायम करना चाहता है, न सिर्फ इस जंग में बल्कि मुस्तक़बिल के किसी भी दबाव के ख़िलाफ़।
कोलंबिया एनर्जी पॉलिसी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच दस्तखत होने वाले MOU के बाद भी दुनिया का तेल बाजार पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। समंदरी बारूदी सुरंगों को साफ करने में 6 महीने लग सकते हैं। लंदन में मौजूद थिंक टैंक रूसी के मुताबिक खाड़ी के मुल्कों की मौजूदा पॉलिसी उस स्थिरता को कमज़ोर करती है जिसकी उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरत है। वो सवाल जो हमारे हर देखने वाले के मन में है, भारत पर इसका क्या असर है? भारत के लिए ये संकट कई मोर्चों पर एक साथ है। ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी। भारत अपनी कुल तेल ज़रूरत का 85% इम्पोर्ट आयात करता है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा फारस की खाड़ी से आता है। हॉर्मुज़ बंद होने पर भारत के रिफाइनरी और पेट्रोल पंपों पर इसका सीधा असर हुआ। दूसरे, कच्चे तेल के दाम $125 फी बैरल तक पहुंच गए, जिससे भारत के आयात बिल में भारी उछाल आया और रुपए पर दबाव बढ़ा। तीसरे, खाड़ी के मुल्कों में तकरीबन 90 लाख भारतीय काम करते हैं। जंग के दौरान उनकी सिक्योरिटी और घर वापसी एक बड़ी चुनौती चैलेंज था। I2U2 और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, भारत का महत्वाकांक्षी IMEC कॉरिडोर जो UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन से होते हुए यूरोप तक जाना था, इस जंग की वजह से गैर यकीनी हालत में चला गया। I2 यानी इंडिया और इजराइल, U2 यानी UAE और USA। आपको याद होगा इस जंग से कुछ ही दिन पहले भारत में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इस कॉरिडोर के बनाने की बात की गई थी। इसके अलावा ईरान के साथ ताल्लुकात भारत के लिए एक बहुत ही अहम मामला बनकर उभरा है। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह में इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जो सेंट्रल एशिया तक भारत की पहुंच का अहम रास्ता है। ये जंग उस इन्वेस्टमेंट के मुस्तकबिल को भी गैर यकीनी बनाती है। भारत की डिप्लोमेटिक चुनौती यह है कि वो एक तरफ अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, दूसरी तरफ ईरान से उसके ऐतिहासिक तारीख़ी ताल्लुकात हैं और गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल GCC मुल्कों से उसकी आर्थिक और सामाजिक निर्भरता डिपेंडेंसी है। इस त्रिकोण ट्रायंगल में संतुलन बनाए रखना भारतीय डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी चुनौती और इम्तहान है। इस त्रिकोण ट्रायंगल में संतुलन बनाए रखना भारतीय डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी चुनौती और इम्तहान है। तो दोस्तों, मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वालों, नाजरीन, आज हमने एक बेहद जटिल और कई पहलुओं वाली भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल समीकरण को समझने की कोशिश की है। कुछ बातें जो हम यकीनी तौर से कह सकते हैं, फारस की खाड़ी का रणनीतिक माहौल बदल चुका है। हॉर्मुज़ अब सिर्फ एक व्यापारिक तिजारती रास्ता नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल लीवर बन चुका है। दूसरी बात, GCC मुल्क एक गंभीर यानी सीरियस दोराहे पर खड़े हैं। उन्हें यह तय करना होगा कि वे किसी बड़ी ताकत के प्रॉक्सी बने रहेंगे या अपनी आज़ाद इलाकाई पहचान बनाएंगे। तीसरी बात, ये MOU, ये समझौता ज्ञापन परमानेंट अमन नहीं है, ये एक 60 दिन की सांस है। बड़े सवाल ईरान का परमाणु कार्यक्रम, लेबनान में इजराइल की मौजूदगी और हॉर्मुज़ पर कंट्रोल अभी भी सुलझे नहीं हैं। चौथी बात, भारत के लिए ये हालत एक अवसर और चुनौती दोनों हैं। अवसर, डिप्लोमेटिक संतुलन के जरिए अपना रोल बढ़ाने का मौका। चुनौती, ईंधन सुरक्षा, प्रवासी मजदूरों की हिफाजत और इलाकाई गैर यकीनी हालत से निपटने की। इस पूरे क्राइसिस का एक सबक है, आज की दुनिया में कोई भी मुल्क अलग थलग नहीं रह सकता। खाड़ी में लगी आग की लपटें पूरी दुनिया को छूती हैं, चाहे वो तेल के दाम हों, तिजारती रास्ते हों या फिर दुनिया के अमन का सवाल हो। अगर आपको ये एनालिसिस जानकारी से भरा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर नए एपिसोड की इत्तला आपको सबसे पहले मिले।
اپنے سوال اور نظریہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، ہم ہر کمنٹ پڑھتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد کاظمی، آپ دیکھ رہے تھے میڈیا سٹار ورلڈ۔ ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے۔ اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں۔